पिछले टर्न पे अपन ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात की थी। अब अपन बात करेंगे पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल, अर्थात यदि कण समय के साथ अपनी स्थिति बदलता है तो उसको किस तरह से दर्शाया जाता है। यदि कण समय के साथ अपनी स्थिति P1 से P2 तक परिवर्तित करता है तो कण का स्थिति सदिश r समय में t का फलन होगा, मतलब r की वैल्यू समय के साथ बदलेगी और कण के विस्थापन को सदिश P1 P2 इजिकल टू R2 माइनस R1 द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। मान लीजिए T1 व T2 समय पर कण की स्थितियों P1 व P2 के स्थिति सदिश क्रमशः R1 व R2 हैं। इसको आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो जो इसमें टाइम इंटरवल लगेगा वो डेल्टा टी इजिकल टू अपन क्या लिख सकते हैं T2 माइनस T1, और जो विस्थापन हुआ P1 P2 इजिकल टू R2 माइनस R1, इसको अपन डेल्टा R के द्वारा निरूपित करते हैं। तो यहाँ से अपन वेग की गणना कर सकते हैं। वेग की परिभाषा से विस्थापन अपॉन समय इजिकल टू R2 अपॉन R1 माइनस अपॉन T2 माइनस T1 इजिकल टू डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। यदि डेल्टा T का मान बहुत कम हो, अर्थात T2 माइनस T1 का मान बहुत छोटा हो, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V इजिकल टू डेल्टा R अपॉन डेल्टा T लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0। अवकलन की परिभाषा से अगर अपन अवकलन की परिभाषा को यदि हम पर काम में लें तो अपन लिख सकते हैं V इजिकल टू डी आर अपॉन डी टी। T1 व T2 समय पर कण का वेग क्रमशः मान लो V1 व V2 हो तो वेग में परिवर्तन की दर भी अपन निकाल सकते हैं। वेग में परिवर्तन कितना होगा V2 माइनस V1 बराबर डेल्टा V, और समय अंतराल कितना लगेगा इसमें T2 माइनस T1 इजिकल टू डेल्टा T। यहाँ पर अपन वेग में परिवर्तन की दर कैलकुलेट करते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं त्वरण, इसको a द्वारा निरूपित करते हैं। तो त्वरण इजिकल टू a इजिकल टू V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1 इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। यहाँ पर भी यदि डेल्टा T का मान बहुत छोटा हो, लगभग शून्य के बराबर हो, मतलब शून्य तो नहीं, शून्य से कुछ ज़्यादा हो, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं a इजिकल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0। तो अवकलन की परिभाषा से अपन क्या लिख सकते हैं a इजिकल टू डी वी अपॉन डी टी। यदि v का मान यहाँ पर रख दें डी आर अपॉन डी टी तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a इजिकल टू डी बाई डी टी ऑफ डी आर अपॉन डी टी इजिकल टू डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। इस तरह से अपन त्वरण को डिफाइन करते हैं। अब अपन बात करते हैं जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम की, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहले अपन जड़त्वीय निर्देश तंत्र की बात करते हैं। मान लीजिए यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा तो वह निर्देश फ्रेम जिसके सापेक्ष इस प्रकार के कण की गति त्वरण रहित दिखाई देती है उसे जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहते हैं। अर्थात मान लो कोई निर्देश फ्रेम है जहाँ से अपन उस कण को देख रहे हैं और कण पर कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा, तो यदि वो कण या तो स्थिर नजर आए या निश्चित वेग से जाता हुआ नजर आए तो उस निर्देश तंत्र को अपन जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहते हैं। मैथमेटिकली भी अपन निकाल सकते हैं। माना किसी कण पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा तो अपन क्या लिख सकते हैं F इजिकल टू 0, यानी कि F इजिकल टू M इंटू डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब M इंटू डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इजिकल टू 0, या तो M का मान 0 होना चाहिए या फिर डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर का मान 0 होना चाहिए। M तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए A इजिकल टू डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इजिकल टू 0 होगा। इसको यदि इंटीग्रेट कर देंगे तो अपन को क्या मिलेगा V इजिकल टू कॉन्स्टेंट।
तो ये जड़त्वीय निर्देश फ्रेम की परिभाषा आती है। यानी कि कण या तो स्थिर नजर आएगा या फिर एक निश्चित वेग से जाता हुआ नजर आएगा। अब अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की बात करते हैं। वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति बाह्य बल के अनुपस्थिति में भी त्वरित दिखाई दे उसे अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहते हैं। ऐसे निर्देश तंत्रों में न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम वैध नहीं रहते। जैसे पृथ्वी की गति स्वयं के अक्ष के सापेक्ष घूर्णी होती है, अतः पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक निर्देश तंत्र अजड़त्वीय होता है। अब अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की। किसी घटना के लिए एक तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों तथा उसी घटना के लिए दूसरे तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों के मध्य संबंध व्यक्त करने वाले संबंधों को रूपांतरण समीकरण कहते हैं। इसमें सबसे आसान सा एग्जांपल है जिसको अपन डिस्कस करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन्वॉल्विंग ट्रांसलेशन। मान लीजिए S एवं S डैश दो निर्देश तंत्र हैं जिनके मूल बिंदु O तथा O डैश हैं। इन मूल बिंदुओं पर प्रेक्षक है। ठीक है। O डैश पर प्रेक्षक का तंत्र S के सापेक्ष S के मूल बिंदु O पर प्रेक्षक के सापेक्ष विस्थापन r0 है। ठीक। यदि कण P का S फ्रेम में स्थिति सदिश r व S डैश तंत्र में स्थिति सदिश r डैश हो तो चित्र के अनुसार अपन लिख सकते हैं r डैश इक्वल्स टू r माइनस r0। यहाँ पर अपन ने त्रिभुज का नियम काम में लिया है। ये मान लीजिए आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। इस इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी आर डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी माइनस डी आर जीरो अपॉन डी टी। r0 चूंकि कांस्टेंट है तो डी आर जीरो अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। तो अपन क्या लिख सकते हैं डी आर डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी या v डैश इज इक्वल टू v। ये आपके इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 2 को एक बार और डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी वी डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी या ए डैश इक्वल्स टू ए। यानी कि एस डैश फ्रेम में जो त्वरण है वही एस फ्रेम में भी त्वरण होगा। तो अपन क्या ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 है। तो अपन क्या लिख सकते हैं कण की स्थिति एस डैश फ्रेम में भिन्न प्रेक्षित होती है। ठीक है। स्थिति तो अलग हो जाती है परंतु उसका वेग व त्वरण निर्देश तंत्र एस में मापित मामनों के समान ही प्राप्त होता है। कण का जितना वेग एस फ्रेम में नजर आएगा उतना ही एस डैश फ्रेम में भी नजर आएगा ऐसी स्थिति में। और जो त्वरण एस फ्रेम में नजर आ रहा है वही त्वरण कण का एस डैश फ्रेम में भी नजर आएगा। बस आज के लिए इतना ही।